है दोस्तों, लेट्स नो अबाउट द बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये स्टॉक मार्केट होता क्या है, व्हाट इज द स्टॉक मार्केट। तो डेफिनेशन के थ्रू चलते हैं, डेफिनेशन के हिसाब से ही चलेंगे। इट इज़ ए प्लेस वेयर शेयर ऑफ द पब्लिक लिस्टेड कंपनी आर ट्रेडेड। मतलब कि ऐसा जगह है जहाँ पे पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो होती हैं उनके शेयर का जो बाई सेल होता है, यानी ये सेलिंग परचेजिंग होता है। कुछ लोग बाई करते हैं, कुछ लोग सेल करते हैं और उसके हिसाब से अपना अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो ये जैसे सब्जी मंडी होता है ना, वहाँ पे कुछ लोग सेल करने के लिए बैठे होते हैं, कुछ लोग जाते हैं बाई करते हैं अपने लिए। तो उसी तरह ये भी एक मार्केट ही है जहाँ पे शेयर्स का बाई सेल होता है पब्लिक लिस्टेड कंपनियों का। तो ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें, बस सेम ही है। और नेक्स्ट आगे देखते हैं तो प्राइमरी मार्केट। इट इज़ द प्राइमरी मार्केट is where company floats share of the general public in an initial public offering. This is called IPO to raise capital. इसमें क्या होता है, ये प्राइमरी मार्केट है जहाँ पे बहुत सी मल्टी प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं जो अपना आईपीओ लॉन्च करती हैं। आईपीओ क्यों लॉन्च करती है? वो अपना कैपिटल राइज करने के लिए उसको उस कंपनी को या तो पैसे की जरूरत पड़ती है, या तो वो लोन ले सकता है या फिर कैपिटल राइज कर सकता है आईपीओ के थ्रू। यानी अपने कंपनी का कुछ परसेंटेज पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करके उसका कुछ पैसा राइज कर सकता है और उस हिसाब से अपना एक्सपेंशन कर सकता है। तो उसके थ्रू इसमें ये प्राइमरी मार्केट के थ्रू अपना कुछ शेयर, परसेंटेज ऑफ शेयर पब्लिक में मतलब डालता है, जिसकी वजह से उसे कुछ प्राइजेज मिलते हैं। आम आदमी उसके कंपनी में कुछ हिस्सेदारी ले लेता है। तो चलिए देखते हैं आईपीओ क्या होता है। तो आईपीओ होता क्या है? व्हेन ए प्राइवेट कंपनी फर्स्ट सेल शेयर ऑफ स्टॉक टू द पब्लिक, दिस प्रोसेस इज नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दिस इज कॉल्ड आईपीओ। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपना शेयर पब्लिक को बेचती है तो उस प्रोसेस को ही हम आईपीओ बोलते हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। इस आईपीओ का मेन मोटिव क्या होता है? एन आईपीओ मीन्स दैट अ कंपनी ओनरशिप इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम प्राइवेट ओनरशिप टू द पब्लिक ओनरशिप। यानी कि इस आईपीओ का मेन मोटिव ये रहता है कि ये अपना ओनरशिप जो होता है ट्रांजिट करती है, यानी प्राइवेट ओनरशिप से ये इसका ओनरशिप जो चेंज हो जाता है प्राइवेट टू पब्लिक हो जाता है। यानी इसमें अब पब्लिकली लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि जो उनके कंपनी में शेयर खरीदा रहता है, इसका मतलब वो अपना हिस्सा एक हिसाब से उनमें उनको मिलता है, यानी कि उसमें पार्टिसिपेट कर देता है। तो उसके कंपनी में हिस्सेदारी हो जाती है उस कंपनी में उस बंदे का। तो वो बंदा जब हिस्सेदारी लेता है तो उसको कुछ, जब कंपनी की प्रॉफिट होगी तो उसे भी प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी लॉस में कुछ जनरेट करेगी तो उसे लॉस भी झेलना पड़ता है। तो ये होता है मेन मोटिव। अब देखते हैं कंपनी जब लिस्टेड होती है तो उसका प्राइस किस हिसाब से होता है। तो चलिए नेक्स्ट में हम जानते हैं कि हाउ इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ शेयर्स डिटरमाइंड। इनिशियल वैल्यू शेयर का कैसे निकाला जाता है? तो पहले क्या होता है, द इनिशियल प्राइस ऑफ द शेयर इज डिटरमाइंड इन आईपीओ कंसिडरिंग द परफॉर्मेंस एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉर्म। इससे क्या है, इनिशियल प्राइस जो होता है शेयर का वो उस समय आईपीओ में ही डिसाइड होता है, और वो डिसाइड किस बेसिस पे होता है, उस कंपनी का उस समय क्या परफॉर्मेंस है। और नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉर्म, उस समय उस फॉर्म का कितना नेट प्रेजेंट वैल्यू है, उस बेसिस पे ये फर्स्ट इनिशियल प्राइस डिसाइड होता है आईपीओ का। उसके बाद वंस द ट्रेडिंग स्टार्ट द शेयर प्राइस विल बी फ्लक्चुएटिंग बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर इन सेकेंडरी मार्केट। एक बार जब ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसके शेयर के प्राइस में फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाता है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। जैसे अगर शेयर का डिमांड ज़्यादा हो जाता है और सप्लाई कम हो जाती है तो उसके प्राइजेस बढ़ने लगते हैं।
मेन मोटिव ये रहता है, द प्राइस में बी इंक्रीज इफ देयर आर मोर बायर्स फॉर द स्टॉक एंड द डिक्रीज इट इफ देयर आर मोर सेलर। अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो डिमांड उसकी कम होने लगती है, यानी सप्लाई, जब किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है डिमांड कम हो जाती है तो उसके प्राइजेस गिरने लगते हैं। ये तो हर मार्केट का ही नियम है। तो यही इसमें भी यही चीज़ काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही ये भी मेन काम करता है। तो नेक्स्ट आगे और देखते हैं होता क्या है और इसका इफेक्ट किस किस हिसाब से पड़ता है मार्केट का। हाँ, तो अब ये आगे हम लोग ये देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो शेयर के प्राइस पे अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ दो तरह के अफेक्ट होते हैं, जैसे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है और इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो देखते हैं डायरेक्ट इफेक्ट में क्या क्या पड़ता है। डायरेक्ट इफेक्ट में क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड। फर्स्ट देखते हैं डायरेक्ट इफेक्ट में क्या है। सप्लाई एंड डिमांड आर द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर दैट अफेक्ट द शेयर प्राइस डायरेक्टली। इफ अ शेयर इज बॉट मोर देन इट इज सोल्ड, the price will rise because the stake is sought after the demand is more than the supply। वही मैंने हमने जो पहले देखा था कि सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे, तो मेन डायरेक्ट इफेक्ट यहाँ भी पड़ता है। अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाता है शेयर का तो क्या होता है, वहाँ पे शेयर्स ज़्यादा हो जाते हैं, उस वजह से उसका डिमांडें जो होती है कम होने लगती है, उस हिसाब से प्राइस जो होता है गिरने लगता है। और अगर सप्लाई ज़्यादा होने लगता है तो प्राइस गिरने लगता है। डिमांड अगर ज़्यादा होता है और सप्लाई कम हो जाती है तो उससे क्या होता है कि प्राइजेस बढ़ने लगती है, यानी स्टॉक का प्राइस बेनिफिट में देने लगता है। सेकंड में देखते हैं, अ कंपनी अर्निंग एंड प्रॉफिटिंग फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विस दैन ऑल्सो अफेक्ट इट्स शेयर प्राइस। अगर कंपनी का अर्निंग यानी प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग फॉर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स, कोई भी कंपनी अगर अपना जो जो भी काम करती है उसका प्रोडक्ट की सेलिंग ज़्यादा होने लगती है, प्रोडक्ट की सेलिंग ज़्यादा होने लगती है, उसके सर्विसेज ज़्यादा होने लगते हैं, तो क्या होता है कि उसकी प्रॉफिट बढ़ने लगती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो कंपनी के प्राइजेस में वो देखने को मिलता है, यानी कि वो कंपनी के प्राइजेस को ऊपर लेके जाती है, यानी कि इंक्रीज होता है। सेकेंड मोटिव भी होता है। थर्ड क्या करते हैं, बिहेवियरल फैक्टर ऑफ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर इन द मार्केट कैन चेंज द प्राइस ऑफ स्टॉक। क्या होता है, कुछ इफेक्ट पड़ता है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर का बिहेवियर कैसा रहता है, उसमें किस तरफ सेंटीमेंट है उनका, जैसे माइंडसेट क्या सेलिंग के तो प्रीफर करते हैं या बाई सेल, वो सब तो हम लोग चार्ट में ज़्यादा प्रीफर करते हैं देखने के लिए, मैक्सिमम लोग उस हिसाब से चलते हैं। थर्ड का ये है। फोर्थ की बात करेंगे तो वेन अ कंपनी इशू न्यू शेयर फॉर परचेज in the market the number is limited. If a lot of investors are trying to buy these shares and the supply is low, the share price will increase। अगर कोई कंपनी नया शेयर इशू करती है तो परचेज करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है और मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स लिमिटेड होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि इन्वेस्टर्स ट्राई करते हैं बाई करने के लिए, तो उस समय सप्लाई तो कम हो जाती है लेकिन डिमांडें ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से प्राइस बढ़ने लगते हैं। और थर्ड जो होता है, फिफ्थ की बात करें तो इफ कंपनी बाई बैक इट्स शेयर, अगर कंपनी अपनी शेयर खुद वहाँ से बाई कर लेती है, यानी कि वहाँ से कंपनी अगर बाई कर लेती है शेयर मार्केट से, खुद ही निकाल लेती है अपने यहाँ से, तो वहाँ शेयर्स का शॉर्टेज होता है। जब शेयर्स का शॉर्टेज होता है, डिमांड बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि प्राइस बढ़ने लगती है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई यहाँ भी वही काम करता है। तो डायरेक्ट इफेक्ट में मेन यही सब डायरेक्ट इफेक्ट में काम करते हैं। अब देखते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। इनडायरेक्ट इफेक्ट में जैसे इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का कैसे भी इफेक्ट पड़ता है, और चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी, जब भी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होती है तो उस समय भी इफेक्ट पड़ता है। इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट पड़ता है, डिफ्लेशन का भी पड़ता है, मार्केट सेंटीमेंट का भी पड़ता है,
इंडस्ट्री ट्रेड्स का भी पड़ता है, किस हिसाब से हो रही है, ग्लोबल फ्लक्चुएशन, ग्लोबली किस हिसाब से फ्लक्चुएशन हो रहा है उसका भी इफेक्ट पड़ता है। नेचुरल डिजास्टर अगर कहीं होता है तो उसका भी इफेक्ट इस पर पड़ता है। आज हम लोग बस इतना ही देखेंगे, इनडायरेक्ट इफेक्ट को डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेट्स स्टॉप टुडे, थैंक यू फॉर दिस।